आज का मुद्दा ये है कि बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, कलीग्स रहते हैं जो एक एज के बाद में सीए को छोड़ देते हैं ये समझ के कि हमारा एज हो चुका है, अब हमारे पास में कोई मोटिवेशन नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे पास फैमिलीज है, हमारे पास में हमारा फाइनेंशियल बर्डन है, हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं और कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे पास में हमारे स्टूडेंट सीए इरफान नमकवाला जी है जिन्होंने यही स्टीरियोटाइप को तोड़ के यहाँ से आगे निकले हैं और ये हम सब के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू इरफान। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल तो इरफान मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बता दीजिए कि ये आपका कितना अटेम्प्ट था और आपकी एज क्या है। एक्चुअली मेरा ये एज के बारे में सब कुछ किया। मेरी एज 30 को है अभी फिलहाल में। मेरा ये अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 12वां-13वां अटेम्प्ट है। उसमें बीच में कुछ अटेम्प्ट छोड़ा हूँ, वैसे तो 20 हो गए। तो ये सुन के ही शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को एकदम ऐसा झटका लगा होगा कि एट द एज ऑफ 34 इन्होंने सीए क्लियर किया है और ये 12 अटेम्प्ट के बाद इनका इतना बड़ा स्ट्रगल था जिसके बाद ये सीए बने हैं। तो आप सोच सकते हो कि इन्होंने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे और कितना इनको हार्ड वर्क लगा होगा और कितना इनको मोटिवेटेड रहना पड़ा होगा आगे जाने के लिए। तो इरफान हमें ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन थे और उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया ये पूरी जर्नी। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, छोटा भाई है, उनकी वाइफ है, बहन है और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट फैमिली के इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट तक सपोर्ट किया। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू मतलब कि भाई अभी सोच इसके बारे में, नहीं होता है तो फिर कुछ सोच उसके बारे में, बट नहीं, उन्होंने बोला तू देता जा और होगा ज़रूर होगा, और हो गया। वो तो लगता है फैमिली का सपोर्ट इज द मेन थिंग। आप कोई भी चीज़ के लिए फैमिली का सपोर्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक वो एक मॉरल हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम जो कर रहे हैं हम फैमिली के लिए कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम क्या कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा इरफान कि आपने जो सब्जेक्ट में 88 मार्क्स लाए हैं वो सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको आज तक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर देखते हुए उनको गूज़बम्स आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप कितने आज की स्टडी करते थे ऑन अ डेली बेसिस। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, उसकी स्टडी में बहुत ज़्यादा नहीं करता था, बट इतना था कि जो मैंने लेक्चर्स किया था उस लेक्चर्स में जो बेसिक जो कंसेप्ट होते मैंने उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट किया था। एक बार कंसेप्ट समझ जाता है ना तो उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर आता है किसी भी चीज़ का। तो मैंने कम टाइम दिया था, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कम टाइम दिया था उसको, और मेरे बेसिक्स काफ़ी क्लियर थे उसके अंदर। बस उसी वजह से मैं जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आता गया मुझे पता था कि हाँ इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें ये पूछा गया है, बस मैं उसी को सॉल्व करता गया और उसमें मेरे प्रॉपर आंसर्स आते गए और मुझे मार्क्स भी अच्छे आए उसके अंदर। मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जैसे एक एज के बाद में एक हम कोई भी अगर इंसान हम पकड़ते हैं तो उसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी एक सवाल खड़ा होता है कि अगर सपोज हम कोई एज हो जाती है तो फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर रहता है, खुद के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि यार हम फाइनेंशियली कैसे अपनी फैमिली को आगे लेके जा सकते हैं। और जितना मैंने सुना था कि आप शायद से कहीं जॉब भी करते थे और फिर उसके बाद में आप स्टडीज़ को मैनेज करते थे कहीं ना कहीं। हाँ, तो आप उसके जर्नी के बारे में बताएं कि आप कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करते चलते थे और कैसे आपको उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आई और उसमें कैसे आपने उसको ओवरकम किया। स्टार्टिंग में मैं जॉब भी करता था, बट फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ घर में, पापा बोले कि भाई तू जॉब कर रहा है तो तू तेरे पास नॉलेज है हर चीज़ की, तूने ट्रेनिंग किया है 3 साल, उसके बाद एज ए एम्प्लॉय बोल के सीनियर तूने जॉब किया है, तेरे पास नॉलेज है तो खुद का स्टार्ट कर ले कुछ ना कुछ। और जॉब में ऐसा होता था कि मुझे छुट्टी के लिए जो एग्ज़ाम के लिए नहीं मिलती थी, जल्दी मिलती थी, सर कभी मना नहीं किए, बट वो कहीं ना कहीं वो होता था कि भाई इतनी छुट्टी इधर है तो फिर पेमेंट कटती है, पेमेंट डिडक्शन होता है। तो वो बोले कि तू कमा, एज ए प्रैक्टिस कर, उसमें अगर तू सैलरी उतना भी कमाया तो तू एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो बस उसके बाद मैंने खुद का स्टार्ट किया प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करता गया, साथ में क्लाइंट बेस भी बनता गया मेरा, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती थी मेरी वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हो जा रहे थे मेरे, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी होती है। मैं जब ऑफिस में बैठता था तो जो क्लाइंट का जो मेरे तरफ देखने का रवैया होता था, मेरे को आज जो रहेगा वो पहले जो था परसों तक उसमें काफ़ी फर्क पड़ जाएगा।
और ऑफिस का काम से इतना तो इनकम कर लेता था कि अल्हम्दुलिल्लाह घर चलता था, अच्छे से चला लेता था। वो भी अभी अभी 3-4 साल से अच्छा खासा मैंने पिकअप कर लिया था, मतलब पहले तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी। ओके ओके। सो इरफान, जैसे कभी कभी हर एक इंसान के इसमें एक ऐसा फेज आता है कि उसे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, कि एक डार्क फेज जो हम कहते हैं कि कोई चीज़ सही नहीं रहती है और उसमें हमें ऐसा लगता है कि यार अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम आगे क्या करेंगे। तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे इतने टाइम तक कि यार नहीं चलो बस लास्ट टाइम ये अब करना है हमें और ये इसको एक बार में ख़त्म करना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा जो मोटिवेशन था वो मम्मी पापा को देख के रहता था। वो मेरे रिजल्ट जब भी निकलता था, वो लोग कभी मायूस नहीं होते थे और कभी, मतलब वो हर वक्त ये बोलते थे ठीक है नेक्स्ट अटेम्प्ट दे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तेरा हो जाएगा, थोड़ी मेहनत और कर, हो जाएगा। बस उसी वजह से मेरे को एक मोटिवेशन मिलता था कि नहीं यार, मेरे को अगर सपोर्ट है तो मैं क्यों ना करूँ फिर। और दूसरी चीज़, दोस्त, मेरे जो दोस्त है सी अब्दुल हकीम, इमरान, वसीम भाई, आरिफ भाई, ये लोग सब जो थे जितने भी साथ के दोस्त थे, सरफरा, काफ़ी राधे, सुयोग भी था एक टाइम तक, वो भी अब थोड़ा मेरे से, मतलब उसका ऑफिस पूना वगैरह शिफ्ट हो गया तो कम होता है हमारा कम्युनिकेट, मगर दोस्त लोग थे, उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी सपोर्ट किया और उसके बाद से आज तक जो साथ में हैं दोस्त लोग, वो बस मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं तू दे, हो जाएगा, दे होगा। ओके। सो इरफान, आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए थे ये सीए को करने के लिए, और जब आपका जो डार्क फेज चल रहा था तब कौन था जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं यार हमें ये कर ही लेना चाहिए? उस वक्त में जब मेरा थोड़ा सा पीरियड हुआ था, तो उस वक्त में जो है हकीम वगैरह मेरे दोस्त निकले थे, वसीम बिन भाई भी निकले थे उस टाइम पे। तो वो लोगों को देख के मेरे को लगता था कि यार मैं भी हो सकता हूँ, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। अगर ये लोग आज पास हुए हैं मेहनत करके तो ऑब्वियसली मैं भी होऊंगा। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ में मेरा दोस्त था राधे, उसको भी थोड़ा टाइम लगा मेरे जैसा। वो और हम दोनों साथ में बैठते थे तो हमारा ये डिस्कशन होता है कि नहीं, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे और अच्छे से देंगे। और उस पीरियड में ऐसा हुआ कि राधे मेरे से 1 साल पहले और पास हो गया, तो थोड़ा मैं उसमें और वो हो गया। तो कैसा होता है कि दोस्त अगर साथ में जो है अगर वो निकल गया तो अपने को भी होता है कि यार अब मैं क्यों पीछे रहूँ, क्यों रहूँ। बिल्कुल। बस मैंने सोचा कि मैं निकाल लूँगा इस चीज़ को। तो मैंने इस बार डिसीजन लिया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करूँगा जो मैं पहले नहीं करता था। जैसे कि कोचिंग मैंने जैसे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ले लिया था, और बाद में फिर एमएमटी का जो टेस्ट सीरीज था, वाकई में एमएमटी टेस्ट सीरीज का काफ़ी मुझे हेल्प हुआ। मेरी जो गलती होती थी, जो मिस्टेक्स होती थी मेरे पेपर में लिखने के दौरान, वो मुझे टेस्ट के अंदर समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रहा था। सर ने गाइड किया मुझे, आपने सर कि भाई ये गलती मत कीजिए, तो बस वो ही मैंने इम्प्रूवमेंट किया और आज उसकी वजह से मैं पास हो चुका हूँ सर। तो इरफान, अभी जैसे एसएफएम के सब्जेक्ट में आपने 88 स्कोर किया है, तो पर्टिकुलरली एसएफएम के सब्जेक्ट में आप आपके जूनियर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को और आपके कलीग्स को क्या एक टिप दे सकते हो कि ये सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए? एक्चुअली बताऊँ तो सर, ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे इजी है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल। उसकी एक ही चीज़ है, आपका कंसेप्ट क्लियर चाहिए। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होता है, उसके अंदर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी वो आप सॉल्व करते ही रहोगे, क्योंकि आपको एक बार पता है कि मुझे इसके अंदर ये निकालना है, सामने वाला क्या पूछ रहा है, तो आप आंसर निकाल ही दोगे उसका। बिल्कुल। तो एक लास्ट सवाल इरफान, अगर मैं पूछूंगा कि आपका आपके जूनियर्स को, आपके कलीग्स को, जो सीए कम्युनिटी में हम देखते हैं कि बहुत टाइम से सीए नहीं बन पा रहे हैं और उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि यार मुझे सीए छोड़ देना चाहिए और मुझे कोई दूसरा देखना चाहिए, या फिर फैमिली प्रेशर्स होते हैं, फाइनेंशियल बर्डन होता है, ऐसे हमारे कम्युनिटी में काफ़ी लोग देखे जाते हैं। जो बंदा ब्राइट है वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल ही जाएगा क्योंकि उसके पास उतना मोटिवेशन है, बट रियल मोटिवेशन उन लोगों को चाहिए कि जो ये बीच के पीरियड में अटक चुके हैं और अब वो ना पीछे जा सकते हैं ना आगे आ सकते हैं। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, तो आप सबको क्या मैसेज देना चाहोगे और किस तरीके से बोलना चाहोगे कि यार एक बार डटे रहो, बस ये अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ के दो, इतना टाइम हमने स्पेंड किया है इसमें, तो बस इतने से के लिए क्यों छोड़ना है? आप क्या मैसेज देना चाहोगे आप? इन सभी के लिए मैसेज तो मेरा सबसे पहला तो यही है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, आप कर सकते हो। मैंने किया, मेरे पहले सबने किया, तो आप भी कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे दीजिए और उसके अंदर डेडिकेशन से पढ़िए। ऐसे नहीं कि आप टाइम दे रहे हो और उसके अंदर कोई दूसरा चीज़ कर रहे हो। आप जिस चीज़ के लिए बैठे हो
उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करिए। ऐसा समझ के चलिए कि बस ये मेरा लास्ट टाइम है। और फ्रैंकली स्पीकिंग इस बार मैंने भी सोचा था कि मैं आज तक मेरे घर वालों ने मुझे टाइम दिया था, बट इस बार मैंने घर वालों से मांग के टाइम लिया था कि मुझे इस बार एक आप 3 से 4 महीने दीजिए, मैं घर पर नहीं रहूँगा, हॉस्टल जाऊँगा, वहाँ रह के वहीं पढ़ाई करूँगा। तो सभी को मैं यही बोलूँगा कि आप कहीं ना कहीं टाइम दीजिए, डेडिकेशन से दीजिए, आप भी पास होंगे, 101% पास होंगे आप। तो मैं यही बोलूँगा टाइम दीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत बढ़िया। इससे आई गेस सबको ये समझ में आ गया होगा कि आज इरफान जो एज में खड़े हैं उनके पास उनकी फैमिली है, बट स्टिल उन्होंने 3 मंथ्स हॉस्टल में स्पेंड करना, लाइब्रेरी में स्पेंड करना, सबसे बात नहीं हो पाना, मिलना जुलना कम हो गया होगा। बहुत कम। मैं मेरे इनफैक्ट ऑफिस भी नहीं जाता था, 1 घंटा जाता था ऑफिस इतने टाइम तक बंद रखना, क्योंकि वो एक इनकम का सोर्स था, इनकम सोर्स बंद रखना, फैमिली को बंद करना, तो ये जैसे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हम सबको आई गेस करने चाहिए। एक बार अगर आप मेहनत में लगे, डेडिकेशन में लगे, तो फिर कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है आपकी मंजिल तक जाने के लिए। तो आज का ये इंटरव्यू था हमारा सीए इरफान के साथ में, जिन्होंने एसएफएम में 88 मार्क्स स्कोर किया है। और आई एम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स और कलीग्स हमें ये देख रहे हैं वो बहुत इंस्पायर हुए होंगे। हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहेंगे। तो देखते रहिए एमएमटी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स तक दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।